हेलो गाइस, आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉस्ट इन स्टडीज़ में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली और भी ऐसी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक्स की आज हम इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। सो द टॉपिक्स आर सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, shape and size of the cell, structure of cell, plasma membrane, hypertonic solution, isotonic solution, hypertonic solution and endocytosis। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक की ओर, विच इज सेल। गाइस, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सो गाइस फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है। So cell is a basic structural and functional unit of living organism and all living organisms are made up of cell। गाइस, सेल जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है गाइस वो सेल से बनी होती है। जैसे गाइस, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक जो हाउस होता है वो ब्रिक से बना होता है। देखने में तो हमें वो हाउस दिखाई देगा बड़ा, लेकिन वो एक छोटी छोटी ईंट से बन के तैयार होता है। उसी तरह से हमारी बॉडी जो होती है गाइस वो भी छोटे छोटे सेल्स को मिलाकर ही बनती है। एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल से बने होते हैं। अब गाइस, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। अ सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। गाइस, सेल डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ही सॉ दैट द कॉर्क रिसेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मैनी कंपार्टमेंट्स। गाइस, उन्होंने कॉर्क लिया और उसे उन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंदर रखा और अब उन्होंने जब उसका स्ट्रक्चर देखा तो वो एक हनीकॉम्ब के जैसा उन्हें नजर आया, जिसमें कि बहुत सारे कंपार्टमेंट थे। गाइस, हनीकॉम्ब होता है जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसका इंटरनल पार्ट, जहां पर शहद इकट्ठा होता है, उसे हम हनीकॉम्ब बोलते हैं। तो दोस्तों, उन्हें उस कॉर्क के अंदर भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर नजर आया जिसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट बने हुए थे। नेक्स्ट इज कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। कॉर्क वो सब्सटेंस होता है जो पेड़ की छाल से लिया जाता है। और गाइस, रॉबर्ट हुक के बाद और भी ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी को आगे बढ़ाया, या फिर कह सकते हैं सेल्स पर रिसर्च किया और हमें बहुत सारी डिस्कवरीज दी। तो दोस्तों, चलिए अब देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया। गाइस, मैंने इसके लिए एक टेबल प्रिपेयर करी है जिससे कि आपके लिए ईजी हो जाए समझने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इसकी टेबल देखते हैं। नंबर 1 साइंटिस्ट इज रॉबर्ट हुक, जिन्होंने डिस्कवरी करी थी 1665 में, जैसा कि अभी आपने पहले भी पढ़ा था। He observed the presence of cell in a cork slice। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि जो कॉर्क स्लाइस होती है उसमें सेल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन इज लीवनहॉक। तो इन्होंने डिस्कवरी करी थी 1674 में। एंड व्हाट ही डिस्कवर्ड? ही डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। उन्होंने डिस्कवर किया था कि फ्री लिविंग सेल होते हैं पॉन्ड वाटर में, मीन्स पॉन्ड वाटर जो होता है उसमें फ्रीली लिविंग सेल्स होते हैं। नेक्स्ट इज रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने डिस्कवरी करी थी 1831 में। और क्या डिस्कवर किया था इन्होंने? ही डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल। इन्होंने डिस्कवर किया था कि जो एक सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट इज परकिंजी। इन्होंने डिस्कवर किया था 1839 में। एंड ही कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस इन द सेल। इन्होंने एक टर्म निकाली थी जिसका नाम होता है प्रोटोप्लाज्म, जिसका मतलब होता है कि फ्लूइड सब्सटेंस इन द सेल। जो भी फ्लूइड सब्सटेंस मींस लिक्विड सब्सटेंस होता है सेल में, उसको हम फ्लूइड सब्सटेंस बोलते हैं। तो इन्होंने उसका नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट इज शेल्डन एंड श्वान। इन्होंने डिस्कवरी करी थी, शेल्डन ने करी थी 1838 में और श्वान ने करी थी 1839 में। दे प्रेजेंटेड दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने क्या प्रेजेंट किया था कि जितने भी प्लांट्स हैं और जितने भी एनिमल्स हैं वो सब सेल से बने होते हैं। नेक्स्ट इज विर्चो। इन्होंने डिस्कवरी करी थी 1855 में। ही सजेस्टेड दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने बताया था कि जितने भी पुराने सेल्स होते हैं उनसे ही डिवाइड होके मींस डिवीजन होकर नया सेल तैयार होता है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स।
सो गाइज ऑर्गेनिजम्स में बी ऑफ टू टाइप्स, ऑर्गेनिजम्स दो तरीके के हो सकते हैं, वन इज यूनिसेलुलर, सेकंड वन इज मल्टीसेलुलर। गाइज यूनिसेलुलर क्या होते हैं? द ऑर्गेनिजम्स दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल अमीबा। गाइज वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें केवल एक सेल होता है उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। गाइज बिकॉज यूनि का मीन्स होता है सिंगल एंड सेलुलर मीन्स कंटेनिंग सेल, तो जो एक सेल रखता है या फिर सिंगल सेल रखता है उसे हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, जैसे कि अमीबा। एंड सेकंड वन इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ वेरियस सेल्स दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। गाइज वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर बहुत सारे सेल होते हैं और तरह तरह के सेल्स होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनके काम भी अलग अलग होते हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल फंजाई, एनिमल्स एक्सेट्रा। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं शेप एंड साइज ऑफ द सेल, कि साइज और शेप कैसे होता है सेल का। सो गाइज द शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स आर डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म इन एन ऑर्गेनिज्म। गाइज जो शेप और साइज होता है सेल का वो डिपेंड होता है कि वो जो सेल है वो क्या काम कर रहा है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। नेक्स्ट वन इज सम सेल्स आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग देयर शेप्स, फॉर एग्जाम्पल अमीबा। गाइस कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो अपनी शेप चेंज भी कर लेते हैं, जैसे कि अमीबा, उसकी शेप जो होती है वो कभी भी चेंज हो सकती है, वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है। और गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेजेस हैं, रेड ब्लड सेल इसकी शेप अलग है, न्यूरॉन विच इज नर्व सेल इसकी शेप अलग है, एंड पेरिमीशियम इसकी शेप भी अलग है। तो आप देख सकते हैं इन तीनों की शेप अलग है और इनके साइज भी अलग है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म डिफरेंट बेसिक फंक्शंस इन एन ऑर्गेनिज्म। अब ये कह रहे हैं कि लिविंग सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग फंक्शंस कैसे कर लेते हैं। जैसे कि अभी आपने पहले पढ़ा कि सेल जो होते हैं वो अलग अलग फंक्शंस करते हैं बॉडी में, तो वो कैसे कर लेते हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग फंक्शंस। अ लिविंग सेल कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग सेल होते हैं वो अलग अलग फंक्शन करते हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। Each cell has got certain specific components within it known as cell organelles. हर एक सेल के अंदर एक स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। Each kind of cell organelle perform a special function. हर एक तरीके की जो ऑर्गेनेली होती है या सेल ऑर्गेनेली होती है वो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती है, सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन। गाइस फंक्शंस जैसे कि नए नए मटेरियल बनाना सेल्स में, या जो पुराने वेस्ट मटेरियल हैं उन्हें सेल से बाहर निकालना या उन्हें साफ करना, और भी बहुत सी चीजें। अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज। गाइस जो सेल होता है वो इन्हीं ऑर्गेनेलीज की वजह से डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है और वो जिंदा रह पाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, विच इज स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। गाइस अब हम देखेंगे सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि मीन सेल किस किस चीज से मिलकर बना होता है। गाइस सबसे पहले होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज द आउटर लेयर ऑफ द सेल। नेक्स्ट वन इज सेल वॉल, थर्ड वन इज न्यूक्लियस, फोर्थ इज साइटोप्लाज्म एंड फिफ्थ इज सेल ऑर्गेनेलीज। तो चलिए दोस्तों अब सबसे पहले देखेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। So guys, this is the outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment. गाइस जो आउटरमोस्ट कवरिंग होती है सेल की उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। वो सेपरेट करती है जो सेल के अंदर कंटेंट्स होते हैं उसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये अलाउ करती है एंट्री और एग्जिट कुछ मटेरियल्स का अंदर और बाहर सेल के। मीन सेल से कुछ मटेरियल्स बाहर जा सकते हैं इससे और कुछ मटेरियल सेल के अंदर आ सकते हैं इससे। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी वजह से इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सो गाइज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो दोस्तों अब आपके माइंड में आएगा कि कैसे एंट्री और एग्जिट हो सकती है मटेरियल्स की, तो चलिए अब इसे ही जान लेते हैं। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनटू द सेल। कैसे ये सब्सटेंस मूव करते हैं सेल में। नंबर वन इज गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। गाइस सबसे पहले हम गैसियस एक्सचेंज देखेंगे सेल और उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, कि किस तरीके से गैसेज सेल के अंदर जाती हैं और सेल से बाहर आती हैं। Substances like carbon dioxide and oxygen can move across the cell membrane by the process of diffusion. Guys, gases जैसे कि CO2 एंड ऑक्सीजन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये सेल के अंदर जाती हैं और सेल से बाहर आती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन।
अब आप सोचोगे डिफ्यूजन क्या है? सो डिफ्यूजन इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन. डिफ्यूजन टेक्स प्लेस फास्टर इन गैसेज देन इन लिक्विड एंड सॉलिड्स. गाइस, डिफ्यूजन वो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन पर जाता है. मीन्स जहां पर मॉलिक्यूल्स का हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा वहां से वो लो कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन पर जाएगा. और डिफ्यूजन जो होता है वो गैसेस में बहुत जल्दी काम करता है क्योंकि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं, और लिक्विड और सॉलिड में डिफ्यूजन थोड़ा धीरे काम करता है. नेक्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन द सेल्स एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. अब गाइस वाटर का एक्सचेंज देखेंगे कि वाटर किस तरीके से एक्सचेंज होता है सेल और उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में. वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन. गाइस वाटर भी लॉ ऑफ डिफ्यूजन से ही एक्सचेंज होता है. द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. गाइस जो मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का इस सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस. And osmosis is the movement of water from a region of high concentration through a semi-permeable membrane to a region of low water concentration. So guys, ऑस्मोसिस क्या है? वो है मूवमेंट ऑफ वाटर. मीन्स पानी मूव कर रहा है, वाटर मूव कर रहा है हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन से लो कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन पर. गाइस जो वाटर एक्सचेंज होता है सेल में उसकी 3 कंडीशंस होती हैं. या तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बनाता है, या फिर वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाता है, या फिर वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनाता है. तो चलिए दोस्तों अब सबसे पहले देखेंगे इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है. सो गाइस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, if the medium surrounding the cell has a higher concentration of water than the concentration of water inside the cell will gain water by osmosis. गाइस जब सेल के सराउंडिंग में वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा और सेल के अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो अभी आपने जैसा पढ़ा था कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, सराउंडिंग से सेल के अंदर एंटर करेगा वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. सच अ सॉल्यूशन इज नॉन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें सेल गेन करते हैं वाटर को. Next is water molecules are free to pass across the cell membrane. In hypotonic solution, more amount of water enters the cell which results in swelling of the cells. Guys क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं पास करने के लिए सेल मेम्ब्रेन के थ्रू. मीन्स वो फ्रीली पास हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन से. और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि ज़्यादा क्वांटिटी जो होती है पानी की वो सेल के अंदर एंटर कर जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि सेल जो होता है वो स्वेल हो जाता है. गाइज एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे कि आप किशमिश लीजिए और उसे रात को पानी में भिगो के रख दीजिए. तो अगर आप उसे सुबह देखेंगे तो आपको वो किशमिश फूली हुई नजर आएगी. क्यों? क्योंकि वो वाटर को गेन कर लेगी. तो ये एग्जाम्पल है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का. तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. If the medium surrounding the cell has exactly the same water concentration as the inside of the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane. Such a solution is known as isotonic solution. Guys, जब सेल की सराउंडिंग का वाटर कॉन्सेंट्रेशन और सेल के अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है तो वहाँ पर कोई नेट मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि जितना पानी अंदर जाएगा सेल के उतना ही पानी सेल से बाहर आ जाएगा. तो इसलिए यहाँ पर कोई नेट मूवमेंट नहीं हुआ. इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन. Water crosses the cell membrane in both directions, but the amount going out, so there is no overall movement of water. The cell will stay the same size. Water जो होगा वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू दोनों डायरेक्शंस में जाएगा, लेकिन अमाउंट जो होगी वो चेंज नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि जितना वाटर कॉन्सेंट्रेशन बाहर है उतना ही वाटर कॉन्सेंट्रेशन अंदर है. तो इस वजह से सेल के साइज में कोई चेंज नहीं आएगा. सेल सेम साइज का ही रहेगा जितना वो पहले था. तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपना नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है, which is hypertonic solution. If the medium surrounding the cell has a lower concentration of water than the water present inside the cell will lose water by osmosis. Such a solution is known as hypertonic solution. Guys, जो सेल की सराउंडिंग है उसमें वाटर कॉन्सेंट्रेशन लो है और जो सेल के इनसाइड है उसमें वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो क्या होगा, सेल लूज कर देगा वाटर बाय ऑस्मोसिस, क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा. इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. Water crosses the cell membrane in both directions, but in this solution more water leaves the cell than enters it. Therefore the cell will shrink or decrease.
अब गाइज इसमें सेल के अंदर वाटर ज़्यादा होगा तो इससे क्या होगा, वो पानी को छोड़ देगा और पानी कहाँ चला जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, उसके आउटसाइड में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि मोर वाटर लीव्स द सेल देन एंटर्स इट। इतना पानी अंदर नहीं आ पाएगा जितना पानी उससे बाहर चला जाएगा। इसी वजह से क्या होगा, जो सेल होगा वो श्रिंक हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा, मीन्स वो छोटा हो जाएगा सेल। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं आज का इस वीडियो का अपना लास्ट टॉपिक विच इज एंडोसाइटोसिस। The plasma membrane is flexible and made up of organic molecules called lipids and proteins. This flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf in food and other materials from its external environment. Such processes are known as endocytosis. Amoeba acquires its food from endocytosis. गाइस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना होता है जिन्हें हम लिपिड्स और प्रोटीन्स बोलते हैं। तो मतलब क्या हो गया, वो लिपिड्स और प्रोटीन से बना होता है। गाइस इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मटेरियल्स और फूड्स होते हैं वो एनगल्फ हो जाते हैं, मीन्स वो एंटर कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एक सेल में। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और गाइस जो अमीबा होता है वो अपना फूड इसी प्रोसेस से एक्वायर करता है। आई होप गाइज आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।